यूपी आर ओ एग्जाम में इसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा है। अब यूपी स्पेशल डिस्कस करेंगे। यूपी स्पेशल से अच्छे खासे सवाल आने लगे हैं, लगभग 7 से 8 सवाल तो आता ही आता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और 2021 का जो प्री वाला पेपर था आर ओ का, उसमें 13 सवाल आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है 13 सवाल पॉलिटिक्स से नहीं आए थे। ठीक है, तो ये कवर करना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? तो आलू निर्यात जोन कई जगह पर स्थित है। हम देखते हैं कि निर्यात जोन होते क्यों हैं। क्या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना, अगर कि निर्यात मतलब हमको चीज़ें कहीं पे हम चीज़ें बना के भेज रहे हैं, एक क्षेत्र से कोई भी चीज़, गुड्स हो या प्रोडक्ट हो, उसको बना के या उसको पैदा करके, ठीक है, हम दूसरे का भेज रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? निर्यात हो रहा है, मतलब हम सेल कर रहे हैं। एक्सपोर्ट इज इक्वल टू सेल। एक्सपोर्ट का मतलब हम सेल कर रहे हैं, निर्यात मतलब हम लोग चीज़ बेच रहे हैं। तो बेचेंगे तो क्या होगा? हमारे यहाँ प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो तरक्की आएगी। तो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा, निर्यात ज़्यादा होगा, तो राज्य का जीडीपी बढ़ेगा। राज्य का जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे मान लो अगर हम राज्य की स्तर की बात करेंगे, तो राज्य में जो बाउंड्री है हमारी यूपी की, उसके अंदर जितना भी चीज़ प्रोड्यूस होता है, जितनी भी चीज़ बनती है, गुड्स हो या प्रोडक्ट हो, जितना भी चीज़ बनता है, उस सब का सम करेंगे। एक साल के अंदर ये हो रहा चीज़ है, सम करने के बाद, ठीक है, जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे स्टेट जीडीपी। तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ ईयर इन आर स्टेट बाउंड्री, विद इन अ स्टेट बाउंड्री, ठीक है, उसको बोलेंगे स्टेट जीडीपी। यही जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट नेशनल पे लगाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे कि एक साल के अंदर जितनी भी चीजें हुई, पैदा हुई, गुड्स हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, हमारे देश की बाउंड्री के अंदर, उसको बोलेंगे नेशनल जीडीपी। ठीक, तो अगर निर्यात ज्यादा होगा तो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा होगी। अगर निर्यात ज्यादा होगा तो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा होगी। जब ये ज्यादा होगा तो ग्रोथ होगा। जब राज्य का ग्रोथ होगा, जब राज्य का ग्रोथ होगा तो हमारे सिटीजन्स का ग्रोथ होगा, नागरिक का ग्रोथ होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश की तरक्की होगी। ठीक, ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्सपोर्ट जरूरी क्यों है? अब एक्सपोर्ट जोन कहाँ कहाँ पे है वो समझ लेना जरूरी है। जैसे कि अब एक्सपोर्ट जोन में अगर हम देखें, आलू का देखें, आम का देखें, सब्जी का देखें और चावल का देखें, तो अगर इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो कोई पैटर्न नजर आ रहा है। जैसे आलू का एक्सपोर्ट जोन कहाँ पे है? आगरा में है। ये वाला सवाल आया भी था। आगरा है, हाथरस है, और उसके बाद फर्रुखाबाद है, ठीक है, फर्रुखाबाद है, और कन्नौज है, मेरठ है, बागपत है, अलीगढ़ है। ये जगह है। ठीक, ये सारी रख लो क्योंकि पूछता है, अक्सर पूछता है। अब जैसे आम का है, लखनऊ में, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी। ये लखनऊ तो मेन मंडी है। लखनऊ में एक जगह मलिहाबाद, यहाँ पे हर साल आम महोत्सव भी होता है। आम महोत्सव कहाँ पे होता है? मलिहाबाद में, ठीक है। आम महोत्सव कहाँ होता है? मलिहाबाद में। तो लखनऊ में गया मलिहाबाद, उन्नाव है, हरदोई है, सीतापुर। अब आम और सब्जी जो है ये खासकर इस एरिया में होता है, लखनऊ के बॉर्डर क्षेत्र में होता है। तो अगर ये इसको याद रखना तो इसे याद रखो, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी। लखनऊ के जितने भी ये जितने भी है ना, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, ये सब लखनऊ के सटे हुए बॉर्डर है, ठीक है, लखनऊ के सटे हुए बॉर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसी मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे सब्जी और आम बहुत आसानी से पैदा हो जाती है, ठीक है। दोमट मिट्टी, ठीक, यहाँ पाई जाती है। इस वजह से यहाँ पे ज्यादा आम की पैदावार होती है। ठीक, यहाँ शुरू से मंडी भी रही है आम की, इस वजह से यहाँ पे आम का पैदावार आसानी से हुआ। ठीक, अब ये हम देख रहे हैं आलू में, आगरा, हाथरस बताया। एक पैटर्न है यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स में, वो ये कि कुछ इस तरह से है यूपी। अब अगर ये हमारा ये हमारा मध्य यूपी है, मध्य उत्तर प्रदेश है, ये वेस्टर्न यूपी है, ये वेस्टर्न यूपी है, और ये ईस्टर्न यूपी है। ठीक, तो वेस्टर्न यूपी हमेशा से डेवलप ज्यादा रहा ईस्टर्न यूपी से। वेस्टर्न यूपी का विकास ज्यादा हुआ ईस्टर्न यूपी से। ठीक, क्योंकि ये राजधानी के करीब रहा, इसका भी फायदा मिला, राजधानी के करीब रहा, इसका भी फायदा मिला, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा मिला, हरित क्रांति का भी इसको बहुत फायदा मिला, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन वगैरह बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। तो अब जब यहाँ पे एग्रीकल्चर
अच्छा होगा, इरिगेशन अच्छा होगा, यहाँ के किसान कंपैरेटिवली इसकी तुलना में यहाँ के किसानों से ज़्यादा अमीर होंगे, तो सारी सुविधाएं यहाँ पे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से हम निर्यात जोन बना सकते हैं। यहाँ पे सड़कें अच्छी होंगी, पानी अच्छा होगा, हर चीज़ बेहतर होगा, तो यहाँ पे निर्यात जोन ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक, जैसे बरेली है, शाहजहाँपुर है, पीलीभीत है, रामपुर है, बदायूं है, बिजनौर है, ये सारे से सारे लगभग सारे ये आपके पश्चिमी यूपी में आते हैं। ठीक, ये अपवाद है, ये सारा हमारा मध्य यूपी में आता है। ठीक है, तो अगर हम तो ये हो गई आलू की बात और आम और सब्जी की बात। बासमती राइस की बात करें तो बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, रामपुर, बदायूं, बिजनौर। एक कॉन्सेप्चुअल चीज थी इसलिए बता दें, मान लो अगर इस सब रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर 4 ऑप्शन आ गया, अगर आपको इतना भी आइडिया है कि कौन सा वेस्ट यूपी में आता है, कौन सा ईस्ट यूपी में आता है, तो गेस करना थोड़ा कंपेरेटिवली तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? ठीक है, विशिष्ट नृत्य शैली मतलब क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस कौन सा है? पूरे भारत में 8 क्लासिकल डांस है, एक कथक भी है। तो पूरे उत्तर भारत में जो क्लासिकल डांस है ना, वो सिर्फ एक है। उत्तर भारत में सिर्फ एक ही है। ठीक है, उत्तर भारत में सिर्फ एक है, उसका नाम है कथक। अब कथक जो है के बारे में डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कथक से सवाल आता है। क्योंकि अब ये उत्तर भारत का एक ही है क्लासिकल डांस, वो भी यूपी में है, तो उसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहली बात, कथक जो वर्ड बना है कथा से बना है, कथा से बना है। ठीक, कथक वर्ड कथा से बना है, कथा मतलब कहानी। तो इसमें जो डांसर है वो क्या कर रहा है? स्टोरी सुना रहा है, अपने एक्सप्रेशन से, अपने मूवमेंट से, अपने जो है, ठीक है, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से एक स्टोरी बताई जा रही है। तो ये स्टोरी किसकी बताई जा रही है? स्टोरी, तो इसका थीम क्या होगा? उसका थीम होगा राधा कृष्ण और कृष्ण लीला। राधा कृष्ण और या कृष्ण लीला। कृष्ण लीला को रासलीला ही बोलते हैं, रासलीला। ठीक है, रासलीला ही बोलते हैं। तो ये अब तो अगर हम कहें कृष्ण का जो मेन एरिया है कौन सा है, भगवान कृष्ण का मेन एरिया है ब्रज वाला एरिया, ब्रज, मेरठ, वृंदावन, मथुरा वाला एरिया। तो वहां पे कथक का प्रचलन ज्यादा होगा। ठीक है, तो कथक वो जो वर्ड बना है कथा कहानी से बना है। तो इसमें एक स्टोरी बता रहे हैं, किसकी स्टोरी बता रहे हैं? भगवान कृष्ण की स्टोरी बता रहे हैं। तो वो छोटे थे, कैसे कितने नटखट थे, उनकी क्या चीजें थी, और फिर राधा के साथ उनका क्या कैसा रिलेशन था, वो सारा एक स्टोरी में डिपिक्ट किया जा रहा है। और वो स्टोरी उसी डांस फॉर्म को धीरे धीरे डेवलप हुआ आगे, तो क्या बना? कथक बना। तो कथक इज अ वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज ऑफ हुम, राधा और कृष्ण की। ठीक है, और भारत मुनि ने किताब लिखी थी नाट्य शास्त्र में। भारत मुनि ने अपनी किताब में कथक को मेंशन किया है। भारत मुनि ने अपनी किताब में मेंशन किया है। उस किताब का नाम है नाट्य शास्त्र। अच्छा, फेमस पीपल कौन कौन से हैं, कौन कौन से लोग हैं फेमस हैं? बहुत सवाल आते हैं। बिरजू महाराज आ गए, लक्ष्मण महाराज आ गए, पूछ लेगा कि किस घराने से संबंधित है। ठीक है, या ऐसे पूछ लेता कि जैसे लखनऊ कालका बिंदादीन घराना है, पूछ लेगा लखनऊ कालका बिंदादीन घराना किस डांस फॉर्म से संबंधित है। ठीक है, किस तो भाई कथक से संबंधित है। और बनारस घराना है, रायगढ़ घराना, और भी कई घराने हैं। ठीक है, तो अब फेमस पीपल को बोलते हैं लक्ष्मण महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी, जानकी प्रसाद, चक्रधर सिंह। अच्छा, एक चीज ये भी है कि कथक जब फैला तो इसको कथक को किसने वो दिया? पैट्रोनाइज, किसने संरक्षण दिया? वालिद अली शाह ने। वालिद अली शाह ने अपने कोर्ट में इसको संरक्षण दिया और इसको बहुत बढ़ावा दिया गया। ठुमरी वगैरह ये सब वालिद अली शाह के टाइम आया। कथक भी बहुत प्रोमिनेंट हो गया इस टाइम वालिद अली शाह के समय में। तो कौन थे? लखनऊ के आखिरी नवाब थे। लखनऊ के आखिरी नवाब कौन थे? वालिद अली शाह थे। ठीक, तो लक्ष्मण महाराज, बिरजू महाराज, लखनऊ कालका बिंदादीन घराना, सितारा देवी, जानकी प्रसाद, बनारस घराना। अभी घराना भी पढ़ेंगे कि कथक में कौन कौन से घराने हैं। ठीक है, और चक्रधर सिंह, रायगढ़ घराना। तो कथक को कुछ लोगों ने इसको और भी एरिया में जाकर के फैलाया, जैसे कि जयपुर में लोगों ने फैलाया, उस जगह भी फैलाया।
अब कथक को क्या स्टाइल था इसका, डांस करने का क्या स्टाइल था, तो वो अक्सर सोलो परफॉर्मेंस होती थी इसको, ठीक है, एक अकेला ही एक आर्टिस्ट होता था जो पूरा डांस को परफॉर्म करता था, ठीक। तो जैसे बिरजू महाराज की तुम वीडियो देख सकते हो, उस पर यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक है, तो उससे क्या आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा अगर देखना चाहते हैं तो। उसमें इसमें फुटवर्क का भी काम बहुत होता है, ठीक है, फुटवर्क का काम बहुत होता है, फुटवर्क मतलब पैर की जो मूवमेंट होती है उसका भी बहुत ज़्यादा इसमें काम होता है, ठीक। तो अब इसके घराने पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है बनारस घराना, ठीक है। दूसरा है लखनऊ का कालका बिंदादिन घराना, लखनऊ कालका बिंदादिन घराना, कालका बिंदादिन घराना। और तीसरा है जयपुर घराना, जयपुर घराना। और चौथा है रायगढ़ घराना। जानकी प्रसाद ने इसको जानकी प्रसाद ने स्थापित किया था। तो शायद पीसीएस प्री 2008 में सवाल आया था कि बनारस घराना किस से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है। हाँ 2008 में आया था सवाल, यूपी पीसीएस प्री में आया था 2008 में कि ये घराना किस डांस फॉर्म से, किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो कथक से संबंधित है, ये बेसिक सवाल था। अब ये भी पूछ सकता है कि जानकी प्रसाद ने मतलब किसने स्थापित किया, तो जानकी प्रसाद ने स्थापित किया। अब लखनऊ का कालका बिंदादिन घराना, लखनऊ का कालका बिंदादिन घराना ये बाईज अली शाह के दरबार में स्थापित हुआ था और इन्होंने संरक्षण दिया था और बोला जाता है कि इनके टाइम में एकदम कथक पीक पे था। और ये घराना तबला के लिए भी जाना जाता है। तो वाइज अली शाह के दरबार में तबले पे कथक होता था, ठीक है। तो तबले के लिए भी जाना जाता है, ये घराना तबले के लिए भी जाना जाता है। फिर जयपुर घराना, तो हमने बताया कि कथक इतना फेमस हो गया था कि लोगों ने अपने अपने एरिया में ले जाकर के कथक को उसके थोड़े वेरिएशन के साथ शुरू किया, थोड़े बदलाव के साथ, थोड़े चेंजेस के साथ कथक को अलग अलग जगहों पर भी परफॉर्म किया गया। उसके बाद है रायगढ़ घराना। राजा चक्रधर ने इसको स्थापित किया था। राजा चक्रधर ने इसको स्थापित किया था, ठीक है। तो ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो इसका आंसर तो अगला मिनट है। इस क्वेश्चन से निकल गया एक टॉपिक फोक सॉन्ग का, ठीक है। अब लोकगीत होता क्या है? लोकगीत किसी भी सीमित क्षेत्र में किसी के द्वारा गाया हुआ संगीत जो कि वहाँ के ही क्षेत्रीय भाषा में हो, उससे अपनी भावना को जाहिर करना। किस तरह की भावना? जैसे वीर रस हो गया, ठीक है, बहादुरी किस्से, आल्हा जो वो गीत है वहाँ का बुंदेलखंड का वो, या फिर बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है जब जो है पति अपने पत्नी को छोड़ के जाता है विदेश, ठीक है। तो जो गाना गाया जाता है उसको बोलते हैं बिरहा, इसको बोलते हैं सॉन्ग ऑफ सेपरेशन। तो ये किसी भी तरह से अपनी भावना को व्यक्त करना, उसी को बोलते हैं लोकगीत। तो लोकगीत पढ़ने से पहले हमको सांस्कृतिक विभाजन पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विभाजन क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि संस्कृति हमेशा भाषा से चलती है, भाषा और संस्कृति हमेशा समानांतर चलती है। जब संस्कृति होगी, संस्कृति तभी संभव है जब भाषा होगी। हमारे भारत की संस्कृति जो है वो जो है संस्कृत भाषा से ही ये समानांतर चल रही है, इसलिए वो आज जीवंत है। आज जीवंत सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारी भाषा जिंदा है। और अगर जो हिंदी भाषा है या उर्दू भाषा है या बघेली है, बुंदेली, जितनी भी भाषाएं हैं उस सब की मदर लैंग्वेज संस्कृति है, ठीक है। इसलिए आज भी हमारी जो संस्कृति है वो आज भी जिंदा है, ठीक। तो इसलिए भाषा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर भाषा होगी तभी तो लोकगीत होगा, तभी तो साहित्य होगा, तभी तो परफॉर्मिंग आर्ट्स होगा। तो ये बेसिक नेसेसिटी, इसलिए संस्कृति पढ़ना, सांस्कृतिक विभाजन पढ़ना जरूरी है। तो पहला है पहला अगर यहाँ शुरू करते हैं अवध वाला, तो ये क्षेत्र जो है अवध का है, ये वाला क्षेत्र पूरा अवध का है, ठीक है। तो एक टाइम अवध किंगडम हुआ करता था। अब सोचो अवध से कौन सी भाषा निकली? अवधी भाषा निकली।
कल्चर और लैंग्वेज जुड़ा है एकदम। अवध से निकला अवधी भाषा, और अवधी भाषा में कौन सी एक किताब लिखी गई बहुत फेमस, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस लिखी गई अवधी भाषा में। ठीक है, तो लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी, उन्नाव, कानपुर वगैरह ये जगह जो सारे हैं ये अवध के रीजन है, अवध के क्षेत्र हैं। ठीक, अवध के क्षेत्र है। तो अवध एक सांस्कृतिक विभाजन है, अवध एक सांस्कृतिक विभाजन है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरा जो है रोहेलखंड है, यहां पे लिख दिया है। दूसरा है रोहेलखंड। रोहेलखंड यहाँ पे क्या क्या आता है, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर। रोहेलखंड में कौरवी भाषा चलती है, कौरवी भाषा चलती है, कौरवी भाषा चलती है, कौरवी भाषा बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है पूर्वांचल। पूर्वांचल क्षेत्र, ये जितना भी यूपी ईस्ट है ये जो है पूरा पूर्वांचल कहा जाता है इसको, पूरा ये पूर्वांचल है। ठीक, तो इसमें भोजपुरी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। भोजपुर बिहार में एक जगह है। तो यह पूर्वांचल का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र काफी सिमिलर है। बिहार का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो काफी सिमिलर है, काफी कल्चर सेम लगता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ मिर्जापुर है, वाराणसी है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर। अब जैसे हमने पढ़ा है पूर्वांचल, कजरी, झूमर, बिरहा या सोहर। ठीक है, ये सारे पूर्वांचल के हैं और खास बात क्या है, ये भोजपुरी भाषा में ही गाए जाते हैं, भोजपुरी भाषा में ही गाए जाते हैं। अब अगर कुछ हमारा जो लोकगीत है वो स्पेसिफिक क्षेत्रों में गाया जाता है, लेकिन मोस्टली सवाल ऐसा ही आएगा, दे देगा कि बिरहा किस क्षेत्र में गाया जाता है। तो बिरहा तो मिर्जापुर में भी हो सकता है, वाराणसी में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमको ओवरऑल अगर रीजन पता है और किस सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, अगर ये क्लियर है तो हम आसानी से उसको एलिमिनेशन वगैरह से कर ले जाएंगे, क्योंकि ये सब इतना याद रखना आसान नहीं है। ये आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये सब याद करना आसान नहीं है। अगर आपको सांस्कृतिक विभाजन अच्छे से रटा हुआ है, आपको पता है किस विभाजन में कौन से जिले आते हैं, तो आसानी से हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे रहे थे, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो। अब तीसरा है पूर्वांचल हो गया। ठीक है, अब चौथा है बघेलखंड। तो बघेलखंड में दो जिले आते हैं, एक है चित्रकूट और एक है सोनभद्रा। चित्रकूट और सोनभद्रा, चित्रकूट और सोनभद्रा। उत्तर प्रदेश का एक ही जिला है जो 4 राज्यों से टच होता है। कौन सा जिला है? सोनभद्रा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का इकलौता जिला है जो 4 राज्यों से टच होता है, और सबसे ज्यादा अगर पूछेगा कि वन क्षेत्र कहाँ, तो वो भी सोनभद्रा है। अब 5वें पे जाते हैं, 5वां है ब्रज रीजन। अच्छा, बघेलखंड में भाषा बोली जाती है, बघेली भाषा बोली जाती है। बघेलखंड में जो भाषा बोली जाती है वो बघेली भाषा बोली जाती है, बघेली। ठीक है, अब आगे चलते हैं ब्रज रीजन। तो ब्रज रीजन में भगवान कृष्ण का रीजन है भाई, ये क्षेत्र है ब्रज रीजन। मथुरा, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, ये क्षेत्र कौन से हैं? ये ब्रज रीजन है। ठीक है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा भी बहुत जो है फेमस है। ब्रज भाषा में कोई बहुत से लोगों ने किताब लिखी ब्रज भाषा में, इसमें आमिर खुसरो भी हैं। ठीक है, और छठा कहाँ गया, ये है बुंदेलखंड। ठीक, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र ये पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये वाला। इसमें ओवरलैपिंग भी होती है, तो वो नहीं सोचना है कि चित्रकूट मतलब बुंदेलखंड अलग है, एकदम कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है, लेकिन ओवरलैप भी होता है। लेकिन हाँ, वो क्षेत्र का कल्चर अलग है, बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का अलग है। ठीक है, बुंदेलखंड का काफी कुछ पोर्शन एमपी में आता है। अब बुंदेलखंड में कौन सा है? ललितपुर है, झांसी है, जलाऊं है, हमीरपुर है, महोबा है, बांदा, चित्रकूट, ये सारे हमारे आते हैं बुंदेलखंड में। ये सारे बुंदेलखंड में आते हैं, ये सारे बुंदेलखंड में आते हैं। ठीक, तो ये पूरा हमने कल्चरल डिवीजन पढ़ा, ये हमने सांस्कृतिक विभाजन पढ़ा। अब है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा, बिरहा बताए, सॉन्ग ऑफ सफरेशन। ठीक है, बुंदेलखंड में 2 फेमस है गाने, संगीत, लोकगीत,
एक है हरदौल कथा और एक है आल्हा। हरदौल कथा और आल्हा, और हरदौल कथा और आल्हा दोनों जो है बहादुरी से संबंधित है, बहादुरी से, किसी के कर्ज का है। यहाँ पे हरदौल कथा ये वीर सिंह बुंदेला के बेटे थे, वीर सिंह बुंदेला के बेटे थे, वीर सिंह बुंदेला के बेटे थे, ठीक है। हरदौल कथा गाया था वहाँ, तो बुंदेलखंड क्या है, वीरों की भूमि है, तो वहाँ पे ये सब प्रचलित है। पूर्वांचल में जाओगे तो यहाँ पे ज्यादा ऐसे संगीत गाए जाते हैं जो बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, या खुशी का मौके पर गाया जाता है, और बुंदेल का थोड़ा कल्चर अलग है, वहाँ पे भाई इस तरह के गाने संगीत गाए जाते हैं। हरदौल कथा तो बुंदेलखंड में कहा, हरदौल कथा सन ऑफ वीर सिंह बुंदेला ओरछा वाले। उसके बाद आल्हा, आल्हा उदल की स्टोरी बहुत फेमस है, आल्हा उदल की स्टोरी बहुत फेमस है। और आल्हा उदल राजा परमाल के क्या थे, आर्मी कमांडर थे। इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, और राजा परमाल का जो वंश था बुंदेलखंड में ही था, बुंदेलखंड में इनकी पूरी राजशाही चलती थी, और इनकी लड़ाई हुई थी किससे, पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज थर्ड जिसको बुलाया जाता है, पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज थर्ड को ही बुलाया जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने इन पर चढ़ाई कर दी इनको जीतने के लिए, लेकिन आल्हा उदल ने इनसे बहुत ही जबरदस्त लड़ाई करी, और उदल हार जाते हैं, इसमें उदल हार जाते हैं। ये लड़ाई कहाँ होती है, महोबा में होती है, ये लड़ाई महोबा में होती है, ठीक है। लड़ाई कहाँ होती है, महोबा। महोबा में पता है, महोबा बुंदेलखंड का एक क्षेत्र था, ठीक है, आज भी महोबा एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये लड़ाई होती है महोबा में, जिसमें उदल मार दिए जाते हैं। तो ये आज भी लोकगीत के द्वारा आल्हा लोकगीत के द्वारा इनके साहस के किस्से आज भी याद किया जाता है। आल्हा उदल पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो जागनिक लिखा था, पृथ्वीराज रासो जागनिक ने लिखा था, उसमें आल्हा उदल के बहादुरी के किस्से मेंशन है, ठीक है। ये ढोला लोकगीत तो हो गया, ठीक है। उसके बाद पूर्वांचल का है, पूर्वांचल का यहाँ तक है, ठीक है। पूर्वांचल का हम पढ़ लेते हैं। पूर्वांचल में ये पूरा पूर्वांचल का क्षेत्र, कजरी मोस्टली मिर्जापुर में होता है, कजरी मोस्टली मिर्जापुर में होता है, ठीक है। कब होता है, विवाह के समय इसको गाया जाता है। कजरी विवाह के समय गाया जाता है, या बारिश के समय गाया जाता है, मानसून के समय या बारिश के समय, रेनी सीजन के समय गाया जाता है, रेनी सीजन के समय गाया जाता है। तो हमारा पूर्वांचल का जो वो है कल्चर है, संस्कृति है, यहाँ पे बहुत ही इमोशन वाला है, खुशी जाहिर करेंगे, बहुत अपना दुख जाहिर करेंगे, इस तरह का है इमोशन, बहुत ही इमोशनल लोग हैं यहाँ के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है। अब जैसे बुंदेलखंड के लोग हैं बहुत बहादुर होते हैं, क्योंकि वही इमोशन उनको मोटिवेट कर रहा है ना, इधर कुछ और चीजें मोटिवेट कर रही हैं, ठीक है। तो झूमर, एक झूमर लोकगीत है, कजरी लोकगीत, झूमर लोकगीत, बिरहा लोकगीत, सॉन्ग ऑफ सेपरेशन। सोहर मतलब जब बच्चा होता है, चाइल्ड बर्थ पे सोहर गाया जाता है, सोहर चाइल्ड बर्थ पे गाया जाता है, और कजरी विवाह पे गाया जाता है, महिलाएं इकट्ठा होकर के कजरी गाती हैं, ठीक है। और चैती कब गाया जाता है, जब चैत का सीजन शुरू होता है, चैत का जब जो हिंदी में नाम होता है, चैत सीजन शुरू होता है, तो ये चैती गाया जाता है, ठीक है। तो ये सीजनल होता है, जब सीजन आएगा तब गाया जाएगा, ठीक। अब ब्रज रीजन ये हमारा पूर्वांचल हो गया, ये पूर्वांचल वाला है, ये बुंदेलखंड वाला बताया, ये लैंड ऑफ वॉरियर्स। उसके बाद ब्रज रीजन, भाई भगवान कृष्ण का क्षेत्र रहेंगे, तो यहाँ पे रसिया, झूला और फाग, ये तीन यहाँ पे मुख्यतः ये तीन लोकगीत हैं, रसिया, झूला और फाग, ठीक। अब वेस्ट यूपी में ये वेस्ट यूपी का कोई रीजन नहीं है, सांस्कृतिक रीजन नहीं है, थोड़ा मिला हुआ है, ठीक है। जैसे मेन तो यही है ब्रज वाला। तो इसमें रागनी, ढोला और स्वांग, ये सवाल आया था बेसिकली कि रागनी, ढोला और स्वांग किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो रागनी, ढोला और स्वांग पश्चिम उत्तर प्रदेश में गाया जाते हैं। अब रोहिलखंड में क्या है, रोहिलखंड में सिर्फ एक है, लावाणी लोकगीत, ठीक है। अब अगर मान लो आ जाता है कि लावाणी लोकगीत क्या पीलीभीत में गाया जाता है, तो होगा आंसर 100% सही होगा, ठीक है। क्योंकि रोहिलखंड पूरा आ गया ना, अगर कोई स्पेसिफिक गीत होता किसी क्षेत्र से संबंधित, तो वो आंसर अलग होता,
ठीक है, वो हम बताते भी। अवध क्षेत्र में कव्वाली और संस्कार गीत गाए जाते हैं, कव्वाली और संस्कार गीत यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा उर्दू का भी इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा, यहाँ पे नवाब का भी इन्फ्लुएंस ज्यादा रहा, इस वजह से यहाँ पे ऐसा, जैसे कि कौन सा पढ़ रहे थे हम लोग, कौन सा वो कथक को किसने पैटर्नाइज किया था, किसने संरक्षण किया? वाहिद अली शाह ने। तो वाहिद अली शाह की वजह से यहाँ पे कल्चरल चीजें, सांस्कृतिक चीजें बहुत अपने पीक पे थी, ठीक है। तो ये कव्वाली है, संस्कार गीत है और क्या बोलते हैं कथक है, ये सब इस जगह पे बहुत ज्यादा पनपी, इसलिए इसको गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र बोला जाता है, गंगा जमुनी तहजीब का क्षेत्र बोला जाता है। ये पूरा हो गया।